हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जब कंक्लूड किया तो अब हमें पता लग गया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह जो फंक्शन करेंगे वर्ड्स वो नाउन या प्रोनाउन होंगे। ये तो हमें फर्स्ट सेशन में पता लग गया और अब हमने देख लिया कि जेरेंड और टू इन्फिनिटिव भी जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। ठीक है, अभी भी हमें ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लेकिन इस समय ये पता है रवि जो है, अगर हम रवि की बात करें तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और जब ये सब्जेक्ट है तब ये एक फाइनाइट वर्ब लेगा। पेपर शटर क्या कर देगा, जब ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बना होगा तो इसको फाइनाइट वर्ब देगा और ये एक इनकरेक्ट स्ट्रक्चर होगा और ये एक करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। हम लोगों ने वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को लेकर देखा क्या इश्यूज हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा फाइनाइट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, जो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये सेकंड फॉर्म है तो फाइनाइट है और थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो फाइनाइट भी है और नॉन फाइनाइट भी है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पार्टिसिपल्स को हम लोग वर्बल एडजेक्टिव और जेरेंड को वर्बल नाउन और इन्फिनिटिव को वर्बल नाउन, इन्फिनिटिव में टू इन्फिनिटिव जो है स्पेशली इसको वर्बल नाउन, वर्बल एडजेक्टिव और वर्बल एडवर्ब भी कहते हैं। तो वर्बल एडवर्ब की तरह तो इसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं कंपटीशन में। तो उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि टू इन्फिनिटिव आखिर ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और एक समरी जो हमने बनाई थी कि मेन वर्ब्स और मोडाल्स, मेन वर्ब्स और मोडाल जो होते हैं हमेशा फाइनाइट वर्ब होते हैं। और अब एक और टेक्निकल टर्म मैं आपके साथ यूज करना जा रहा हूं, मेन वर्ब्स नहीं, मेन वर्ब्स को मोडाल्स और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब, और एक सेकेंड थोड़ा सा मैं देख नहीं पाया इसे, मोडाल्स और हेल्पिंग वर्ब ये हमेशा फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो अगर प्रीवियस स्लाइड में कहीं मैंने मेन वर्ब को जरा अंडरलाइन कर दिया है तो उसको ओवरलुक कर दीजिएगा, मेन वर्ब अलग लिखी गई है। ठीक है, मोडाल्स और हेल्पिंग वर्ब, और इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, तो अगर आज की बात बोलता है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जो अभी आगे आएगा इसका मतलब है या तो ये हेल्पिंग वर्ब है या ये मोडाल है। ठीक है, मेन वर्ब्स अलग हो जाती है। तो अब जो हमारा पार्ट आता है बी डू हैव का, ये भी एक इतना क्रूशियल पार्ट है और ये भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। और इस वीडियो में हम काफी क्वेश्चंस भी डिस्कस करने जा रहे हैं। आई थिंक इट इज क्लोज टू हम लोग 56 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और आपको पता लग जाएगा कि आखिर हम क्या सीख रहे हैं। तो बी डू हैव, ये मान लीजिए एक रॉक है जिसके ऊपर पूरी ग्रामर जो है, ग्रामर का मतलब कंपटीशन में आने वाली ग्रामर है, बहुत हद तक इस पर भी डिपेंड करती है नॉन फाइनाइट वर्ब के आगे जाकर। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें सीखना है। ध्यान दीजिएगा, हमें इस कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली सीखना है, जनरलाइज नहीं करना। मतलब जनरलाइज नहीं करना मतलब जो चीज बी फॉर्म के केस में एप्लीकेबल है वो डू और हैव के केस में एप्लीकेबल नहीं है। जो कॉन्सेप्ट एक वर्ब के लिए एप्लीकेबल है वो दूसरी वर्ब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। होता क्या है कि सर इसमें तो ऐसा होता है तो इसमें क्यों नहीं होता, तो मैंने आपको पहले समझा दिया, इस कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली सीखना है। इंडिविजुअली का मतलब नहीं है आप स्टूडेंट अलग अलग बैठ जाओगे, अलग अलग सीखेंगे ना। बी फॉर्म को बिल्कुल अलग तरीके से सीखिए, डू को अलग तरीके से और हैव को अलग तरीके से सीखिएगा। तो ये है। तो और हम पिछले 2 सेशन में बार बार बोल रहे हैं कि ग्रामर में केवल 3 ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बी डू हैव। अगर बी को हमने इज एम आर वॉज वर लिख दिया तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सर अब इंडिविजुअली सीखना है इसको, इंडिविजुअली। अब एक बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है आपके पास वो ये आ रही है कि ये मेन वर्ब भी है, बी डू हैव एक्चुअली मेन वर्ब भी की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, अभी जो मैंने बात की थी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मोडाल। बी फॉर्म क्या कर सकती है, ये हेल्पिंग भी है और ये मेन भी है। सिमिलरली डू क्या कर सकती है, हेल्पिंग भी है और मेन भी है। हैव भी क्या कर सकती है, हेल्पिंग भी है और मेन भी है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपको लग सकता है। ठीक है, तो फिर से ये अभी तक हम इनको हेल्पिंग वर्ब बोल रहे थे, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स।
तो अगर कहीं मैंने गलती से स्लाइड किसी भी स्लाइड में मेन वर्ब्स को उसमें इंक्लूड कर दिया है तो आप उसे ओवरलुक कर देंगे और इस कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे। इसका मतलब है, और हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स हमेशा कैसी होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब कैसी होती है, हमेशा फाइनाइट होती है। तो चलिए अब हम बी, डू और हैव की जर्नी पे चलते हैं, और इस जर्नी को करने के बाद जो आप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें भी आपको काफी इंटरेस्ट आना चाहिए, और आएगा ही आएगा। ठीक है, बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। अब हम आगे आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अगर इसको एच एम आर वॉज वर्ब लिखा गया है तो ये हेल्पिंग वर्ब ही मानी जाएगी। अगर ये बी, बिकम या रिमेन लिखी गई है तब इसे मेन वर्ब माना जाएगा। अब आपको मैंने कहा कि हर कॉन्सेप्ट को कैसे सीखना है, इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब ये नहीं है कि हर स्टूडेंट अलग अलग बैठेगा, हमें हर वर्ब को अलग अलग सीखना है बेटा यहाँ पे। ठीक है, अरे सर ये तो कंफ्यूजन सा होने लगा, यही तो कंपटीशन का टारगेट है, कंपटीशन का पॉइंट भी बेटा यही है। बी, बिकम, रिमेन को हम अगर ऐसे करके लिख देंगे तो ये बन जाएगी आपकी मेन वर्ब। और हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब जिससे पेट भरे, पेट भरने का मतलब है हमारा सिलेक्शन। तो बिल्कुल एज एम आर वॉज वर्ब लिख दिया तो क्या कहलाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। बी, बिकम, रिमेन लिख दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस में बी जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, चार में से कोई एक काम करती है। चार में से कोई एक काम क्या करती है, ये अपने बाद V4 ले सकती है, ये V3 ले सकती है, ये एडजेक्टिव ले सकती है, ये अपने बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज कर सकती है। ठीक है, बी प्लस V4 जो होता है इसे ही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहा जाता है। तो अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखें तो रवि इज प्लेइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखें रवि वॉज प्लेइंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिखें तो रवि विल बी प्लेइंग। तो बी प्लस V4 नहीं आएगा तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। बी प्लस V3 पैसिव वॉइस होता है, ये अपने बाद एडजेक्टिव ले सकती है, ये अपने बाद नाउन या प्रोनाउन भी ले सकते हैं। तो बी फॉर्म चाहे जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह है तो इसके बाद V1 और V2 का यूज नहीं किया जाता। बी फॉर्म के बाद एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता। मान लीजिए बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आया है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक एडवर्ब का यूज कर दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर बी फॉर्म के बाद देखिए एडवर्ब आ गया। ये बी फॉर्म किसी भी कंडीशन में एडवर्ब का यूज नहीं कर सकती। बी फॉर्म ने तो ये वाला एडजेक्टिव लिया है ना बेटा, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमने इस एडवर्ब का यूज किया, तो बी फॉर्म के बाद एडवर्ब नहीं। ठीक है, तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए या जब तक आपके हाथ में आपका अपॉइंटमेंट लेटर ना आ जाए या आपको आपकी डिजायर्ड पोस्ट ना मिल जाए तब तक ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अब बी फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये चार काम करती है, अपने बाद V4 लेती है और इसे ही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहा जाता है। ये अपने बाद V3 लेती है, इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक पैसिव वॉइस का मतलब क्या होगा, B प्लस V3। एक्टिव वॉइस में चाहे कैसे भी लिखा हो, पैसिव वॉइस में जो आएगा वो B प्लस V3 ही आएगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ वॉइस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया, B प्लस V3। नाउ जब हम वॉइस को चेंज कर रहे हैं, एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको, रवि प्लेज चेस, अगर मैं बोलता हूं कि आप रवि प्लेज चेस को पैसिव वॉइस में लीजिए तो हर स्टूडेंट का जो आंसर है वो आना चाहिए चेस इज प्लेड बाय रवि। अगर आप इसका पैसिव नहीं पा रहे हैं कि चेस इज प्लेड बाय रवि होता है, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियो को देखना छोड़ दीजिए और जाके 12th की ग्रामर रिवाइज करिए, क्योंकि यहाँ पे 12th की ग्रामर रिवाइज नहीं करेंगे हम लोग, हम रिवाइज करेंगे कंपटीशन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप मेरे साथ आगे बढ़िए, अगर आपको नहीं आता है इन वीडियोज को छोड़ दीजिए, किसी और टीचर के पास जाइए, उससे पढ़िए। अब आप मुझसे पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं है अगर आप ये नहीं चेंज कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आपका बहुत स्वागत। जब हम वॉइस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, B प्लस V3 होता है बेटा, ये है ना। और जब वॉइस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फैक्ट को ध्यान रखें कि हमें टाइम कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फॉर्म्स कितनी होती हैं, 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज नहीं करना है। केवल किसे चेंज करना है, केवल वॉइस को चेंज करना है, ना तो टाइम चेंज करना है। मतलब अगर एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस प्रेजेंट में दिया गया है तो
एक्टिव वॉइस मान के चलते हैं, एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट में दिया गया है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में आएगा। अगर एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट में दिया गया है तो पैसिव वॉइस भी इंडेफिनिट में आएगा, वो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएगा। तो वॉइस चेंज करते हुए किसी चीज को ध्यान रखना है, केवल वॉइस चेंज होती है, टाइम चेंज नहीं होता और फॉर्म चेंज नहीं होती। तो और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, बी प्लस वी थ्री। तो एक्टिव पैसिव को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चंस पीडीएफ में नहीं मिलेंगे जो अब आ रहे हैं, ये केवल प्रेजेंटेशन में हमारे पास। हमें केवल वर्ब को ध्यान देना है और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, बी प्लस वी थ्री, और एक्टिव वॉइस लगाना होगा तो हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप मेरे साथ चलिए और डिस्कस करिए, ठीक है। पहला सेंटेंस जो आपके पास आता है, हिज फेलियर हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम सरप्राइज्ड, तो वर्ब हमारी क्या होगा, सरप्राइज्ड। तो अब ऑप्शन में मत जाइए, सरप्राइज पास्ट इंडेफिनिट है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वॉज सरप्राइज या वर सरप्राइज। तो अगर हमने यहाँ पे आर सरप्राइज देखा तो यहाँ टाइम गड़बड़ है, वर सरप्राइज यस पैसिव बन सकता है, यहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम है। हैड बीन सरप्राइज ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करना। ये भी पैसिव बना हुआ है, ये भी पैसिव बना हुआ है। बी प्लस वी थ्री तो यहाँ पर है, बी प्लस वी थ्री यहाँ पर है, बी प्लस वी थ्री यहाँ है, तो सारे पैसिव वॉइस है, लेकिन ना तो टाइम चेंज करना है ना फॉर्म चेंज करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फॉर्म चेंज कर दिया। इंडेफिनिट को किस में कर दिया, परफेक्ट में कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट को हमने किस में कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट को किस में कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। रवि प्लेज चेस, चेस इज प्लेड, ना टाइम चेंज होगा ना फॉर्म चेंज होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी फॉर बॉम्बे है। तो आगे कई क्वेश्चन अभी करने हैं, इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, हमें इन क्वेश्चंस में करना है बी प्लस वी थ्री, अगर पैसिव वॉइस पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल बी कैप्चर्ड, केवल इस पे ध्यान दीजिएगा, विल बी कैप्चर्ड ये वाला पार्ट है। तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, विल कैप्चर, एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, विल कैप्चर। तो विल कैप्चर किस में दिया गया है, इन दो ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दो आंसर है। अब जब एक्टिव से पैसिव हमने बनाया था रवि और चेस को लेकर, ये तो एक्टिव हो गया था, और जब हमने इसका पैसिव बनाया तो चेस इधर आ गया था और रवि आएगा बाई रवि ऐसे करके। तो एक्टिव पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो प्रेप का ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, केवल विल कैप्चर और विल कैप्चर, ये बन सकते हैं। तो एक्टिव पैसिव का सब्जेक्ट कौन है, मैन ईटिंग टाइगर, तो ये एक्टिव का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा और आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वी एक्सपेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एक्टिव पैसिव में क्या हुआ, इज एक्सपेक्टेड या आर एक्सपेक्टेड या एम एक्सपेक्टेड, और वो केवल किस में दिया गया है, सी में दिया गया है, और किसी में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया, सी फॉर कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैन नॉट मेक, तो पैसिव कैसे बनेगा, कैन नॉट बी मेड। तो कैन नॉट बी मेड आपको इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, लेकिन एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो ये आंसर गलत है। आंसर हमारा क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज अरेस्टेड, वॉज अरेस्टेड पास्ट का है, तो एक्ट और बी प्लस वी थ्री लिखा गया है, बी प्लस वी थ्री लिखा गया है, तो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस को हमें किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, अरेस्टेड। तो ये तो यहाँ पे तो टाइम चेंज है, यहाँ पे भी टाइम चेंज है, यहाँ पर हमने क्या अरेस्टेड, इसमें भी है, इसमें भी अरेस्टेड है। अब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, द टेररिस्ट, तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। विल बी सेंट ये पैसिव वॉइस है, बी प्लस बी थ्री क्या बन गया, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या लिखा होगा, विल सेंड, बस, और किसी में लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी फॉर कैलकाटा। हु हैज ब्रोकन, तो हु को तो बाई हुम में कर लेंगे, और हैज ब्रोकन कैसे जाएगा, हैज बीन ब्रोकन या हैव बीन ब्रोकन। तो हैड देयर चेयर बीन ब्रोकन, तो ये टाइम चेंज है, तो हैज बीन ब्रोकन ये आ गया आपका। आंसर क्या हो गया, सी फॉर कैलकाटा। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, बी प्लस बी थ्री। ऑल हिज फॉल्ट्स वर फॉरगिवन, वर फॉरगिवन, तो ये तो पैसिव वॉइस दिया गया है, बी प्लस बी थ्री ये पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, फॉरगिव, सेकंड फॉर्म आएगी, वो किस में दी गई है, फॉरगिव में दी गई है, ए में दी गई है,
तो ए आंसर हो जाएगा। और ए को मैं बोलता हूं आगरा, एक्चुअली ऑप्शन में बोलता हूं आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली और इंग्लैंड। तो जो लोग नए आप फ्रेशर्स के लिए बना हुआ है, तो ये ए फॉर आगरा, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैलकाटा, डी फॉर दिल्ली, ई फॉर इंग्लैंड। तो कई बार मैं आगरा ए बी सी डी ना बोल के आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, इंग्लैंड बोलूंगा, तो आपको लगेगा ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो मैं इसको रेफर कर रहा हूं बेटा, ये है ना। नाउ वॉज सरप्राइज्ड, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव को चेंज किसमें करते हैं, एक्टिव वॉइस में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का बनाओ, रवि प्लेड चेस, इसका पैसिव कैसे बनाओगे, चेस वॉज प्लेड। तो वॉज प्लेड किसका पैसिव बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का बना हुआ है। तो वॉज सरप्राइज का क्या हो गया, सरप्राइज, किसी और में दिया नहीं गया है। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। वर रिफ्यूज्ड, ये भी किसका लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में जाना पड़ेगा और पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्यूज। आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा। इसमें फॉर्म चेंज कर दी है, इसमें टाइम चेंज कर दिया है, मॉडल दिया नहीं गया है, तो ये तीनों वैसे ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्कोर्ड, कुछ नहीं पढ़ना, केवल वर्ब को देखना है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो एक्टिव वॉइस में दिया गया है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, वॉज स्कोर्ड या वर स्कोर्ड। तो किसमें दिया गया है, वर स्कोर्ड दिया गया है और वॉज स्कोर्ड दिया गया है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, आवर टीम, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। आंसर क्या होगा, सी फॉर कैलकाटा, जो आपको ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। रूल्ड ओवर, रूल्ड को देखो केवल बस पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनाओगे, वॉज रूल्ड या वर रूल्ड। तो आपके पास वॉज रूल्ड है और कहीं भी पैसिव वॉइस नहीं है। इसमें टाइम चेंज है, इसमें फॉर्म चेंज है, और ये पैसिव तो है लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का। यहाँ पे फॉर्म कौन सी दी गई है बेटा, इंडेफिनिट फॉर्म दी गई है, तो यहाँ पे ना फॉर्म चेंज की जाएगी ना टाइम चेंज किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। रिगार्ड, रिगार्ड क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनाएंगे, इज रिगार्डेड, आई एम रिगार्डेड या आर रिगार्डेड। तो आपको आगरा में दिखाई पड़ रहा है, बॉम्बे भी पैसिव है लेकिन इसमें टाइम फॉर्म चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में ले गया। वॉज रिगार्डेड भी पैसिव है लेकिन इसमें टाइम चेंज, सॉरी हाँ रिगार्ड तो प्रेजेंट में, इसमें टाइम चेंज कर दिया, मॉडल दिया नहीं गया है। ए फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर। माई मदर गेव, गेव क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाओगे, वॉज गिवन या वर गिवन। इसमें दिया गया है वॉज गिवन, केवल आगरा में दिया गया है, किसी और में आप ध्यान से देखें नहीं मिलेगा। आंसर इज ए फॉर आगरा। नेक्स्ट में आते हैं, वॉज हिट, पैसिव वॉइस में दिया गया है, बी प्लस V3 पैसिव वॉइस में है, और हिट की तीनों फॉर्म जो है V2, V1, V2 और V3 एक रहती है। तो ये है आपका सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे टाइम चेंज है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गई है, और यहाँ पे भी टाइम चेंज है। आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट में आते हैं, इज ईटन, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस, बी प्लस V3। एक्टिव में क्या आएगा, ईट या ईट्स आएगा, तो इसमें दिया गया है, ए में दिया गया है, ए आंसर हो गया। इसमें क्या कर दिया हमने, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगा दिया, फॉर्म चेंज नहीं करनी है, वॉइस चेंज करनी है। यहाँ पे टाइम चेंज है, यहाँ पर टाइम चेंज है, ठीक है। विल ले, तो विल बी लेड, कहीं पे आपको दिखाई पड़ेगा विल बी लेड, तो वो आपको किस में दिखाई पड़ रहा है, इसमें दिखाई पड़ रहा है। आंसर क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट में आइए, हैज बीन पैक्ड, बी प्लस V3 आ गया, वॉइस कौन सी हो गई, पैसिव। एक्टिव में क्या होगा, हैज पैक्ड या हैव पैक्ड, तो हैज पैक्ड ये रहा। आंसर क्या हो गया, आगरा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टाइम चेंज है। ये क्यों नहीं हुआ, टाइम चेंज है। ये क्यों हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बॉम्बे भी आंसर नहीं है। आस्क्ड, आस्क्ड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे करेंगे, वॉज आस्क्ड या वर आस्क्ड। तो वॉज आस्क्ड किसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, और वर आस्क्ड कहीं दिया नहीं गया है। दिल्ली आंसर है। हैव बीन बॉट, हैव बीन बॉट प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना हुआ है। ये तो हो गई आपकी बी फॉर्म और ये हो गया आपका B3। एक्टिव में कैसे आएगा, हैज बॉट या हैव बॉट, तो हैव बॉट यहाँ दिया गया है, टाइम चेंज करना नहीं है। आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। हैव फाइनलाइज्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हैज बीन फाइनलाइज्ड या हैव बीन फाइनलाइज्ड।
उससे बनेगा। तो हैव बीन फाइनलाइज भी दिया गया है और हैज बीन फाइनलाइज भी दिया गया है। अब सब्जेक्ट कौन है, द साइट है, तो ये स्टार्टिंग में आ गया। नंबर कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे एसबीए की प्रॉब्लम हो गई है, बॉम्बे आंसर ना होकर आंसर होगा कैलकाटा। दिल्ली में टाइम चेंज कर दिया है, इसमें ये इंडेफिनिट फॉर्म का बना हुआ है, जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ। जब हम और डिटेल में जाएंगे तो आप इसे और अच्छा सीख पाएंगे। नेक्स्ट में आते हैं वर स्वैलोड, तो एक्टिव में कैसा आएगा, स्वैलोड आएगा। स्वैलोड किस में दिया गया है, आगरा में दिया गया है, और किसी वर्ब में दिया नहीं गया है। आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। हैज बीन मेड, ये किस में लिखा गया है, पैसिव वॉइस में। एक्टिव में क्या हो जाएगा, हैज मेड या हैव मेड। हैज मेड तो हमको दिखाई पड़ रहा है, हैव मेड कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। ये तीनों आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होगा, आगरा। इसमें तो क्या दिया गया है, वर रिकॉग्नाइज, पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव बी प्लस बी3 है, ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव में क्या आएगा, केवल रिकॉग्नाइज। केवल रिकॉग्नाइज केवल आगरा में है, किसी और में दिया नहीं गया है। ए फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर पेइंग, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव कैसे बनाएंगे, इज बीइंग पेड या आर बीइंग पेड या एम बीइंग पेड। तो कहीं देखिए इज बीइंग पेड या एम बीइंग पेड, आर बीइंग पेड दिखाई पड़ रहा है, वो ये दिखाई पड़ रहा है। तो आपके और बाकी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ए फॉर आगरा। ठीक है, नाउ अब आप एक मुझसे कंप्लेंट कर सकते हैं, सर आपने जल्दी जल्दी करा दिया हमको, ये हम पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू, प्रीवियस ईयर्स पेपर की एक बुक उठाइए, कोई भी मेंस का पेपर खोल लीजिए जिसमें एक्टिव पैसिव एक साथ दिए हों। ठीक है, वो 20 के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए बी प्लस बी3 का यूज करिए और देखिए कि आपके एक्टिव पैसिव सही होना शुरू हुए नहीं हुए। अगर वो गलत हो रहे हैं तो पेपर सेटर आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि बी प्लस बी3 का मतलब होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इस फैक्ट को ध्यान रखें कि टाइम वॉइस चेंज करते हुए ना तो टाइम चेंज होगा और ना फॉर्म चेंज होगी, केवल चेंज क्या होगा, केवल चेंज होगा वॉइस। We have now solved a few transformation based question of voice. Later in the session, we will understand how to handle correction improvement questions in which change of voice is required. अभी हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। अभी बाद में हम वॉइस बेस्ड करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन और इम्प्रूवमेंट करेंगे, और जो थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट हो सकता है। तो क्योंकि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पर्पज क्या है कि एक फ्रेशर को पता लग जाए कि वास्तव में एग्जाम में होता क्या ना। तो इस समय हमने केवल इसको चेक किया, और आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पे जाइए या नेट पे चेक कर लीजिए, एक्टिव पैसिव क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, शायद ही गलत हुआ। तो बी फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये काम करती है। ठीक है, अगर हमने एजएमआर वॉज वर्क कर दिया तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर हमने इसे बी बिकम रिमेन लिख दिया तो ये बन जाती है एक मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या काम करती है, चार काम करती है। मेन वर्ब की तरह क्या कर, जब मेन वर्ब की तरह क्या करती है, मेन वर्ब की तरह भी ये वही काम करती है जो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह करती है। सुनाइए पहले, अब इसको जरा लिखा हुआ देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करती है, ये चार काम करती है। जब मेन वर्ब आएगी तो बेटा क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे बी या बिकम या रिमेन। जब इसे बी लिखा जाएगा, बी, तो ये वही काम करेगी, चार काम, V4, V3, नाउन और एडजेक्टिव। बिकम और रिमेन के बाद हम क्या लिखेंगे, केवल नाउन या केवल एडजेक्टिव, ये लिखेंगे। ये मैंने एक्सप्लेन किया और आगे थ्योरी में है। तो इस समय इसको मेन वर्ब में देखने से पहले हम समझ लें कि हेल्पिंग वर्ब में क्या करता है। और एक्टिव पैसिव तो बच्चे अब करना शुरू कर देते हैं, और वो 6 से 7 मिनट में जो है स्टार्टिंग क्लासेस के बाद वो 20 में से जो है 17-18 क्वेश्चन सही करना शुरू कर देते हैं। आप भी अपने आप को प्रीवियस पेपर में जाइए और इसे चेक करिए। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से और ट्रिकी होंगे, लेकिन यही सीखने के लिए हम यहाँ पर आज आए भी हैं। ठीक है, जब बी फॉर्म का यूज एक मेन वर्ब की तरह किया जाता है तो इसे बी बिकम रिमेन लिखा जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ बी फॉर्म जब मेन वर्ब के रूप में आती है तो चारों में से किसी एक स्ट्रक्चर का यूज होता है।
जबकि बिकम और रिमेन के बाद केवल एडजेक्टिव या नाउन का ही यूज किया जाता है। ये भी लिखा हुआ है, लेकिन अब हम इसे देख लेते हैं। बी फॉर्म क्या कर सकती है, V4 V3 ले सकती है, और ये ऑफ कोर्स अपने बाद नाउन और एडजेक्टिव तो लेंगे ही लेंगे। B प्लस V4 होगा, एक सेकेंड वो मैं बता दूं आपको। B प्लस जब B फॉर्म आएगी तो ये V4 V3 तो ले सकती है, और साथ ही साथ ये एडजेक्टिव और नाउन भी ले सकता है। और बिकम और रिमेन केवल अपने बाद एडजेक्टिव या नाउन का यूज कर सकते हैं बेटा, और इनमें जो है मीनिंग में डिफरेंस होता है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या होता है, B प्लस V4। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, B प्लस V3। और बिकम रिमेन के बाद जब ये एडजेक्टिव या नाउन आएगा तो इसके मीनिंग में डिफरेंस होगा। अब इसी पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और वही अब हम सीखने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे समझ लूं कि आपको ये बी फॉर्म समझ लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो सकता है यहाँ पर। बी फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब है तब भी क्या करेगी, 4 काम करेगी। बी फॉर्म अगर मेन वर्ब है तब भी क्या करेगी, ये 4 काम करेगी। और बी फॉर्म जब मेन वर्ब होती है तो हम इसे बिकम और रिमेन भी लिख सकते हैं। और बिकम और रिमेन क्या करेंगे, बिकम और रिमेन करेंगे भाई 2 काम। ये या तो अपने बाद एडजेक्टिव लेंगे या अपने बाद नाउन लेंगे, ठीक है। और मीनिंग में डिफरेंस इनके होगा। तो वही चीज जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आप पीडीएफ को चेक करिए और अपने शब्दों में जो समझ में आया है वो लिखिए, और आगे मेरे साथ चलिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने बी फॉर्म लगाई है, शी वॉज अनहैप्पी, और यहाँ पे V4 V3 का यूज हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिकम और रिमेन जो है V4 V3 नहीं ले सकते। और यहाँ पर हमने एक नाउन लगाया हुआ है, इधर एक नाउन। नाउ जब हम कहते हैं शी वॉज अनहैप्पी या शी वॉज अ टीचर, तो इसका मतलब है वो दुखी थी, लेकिन दुखी होने से पहले वो कैसी थी पता नहीं, और उसके आगे क्या हुआ पता नहीं। शी वॉज अ टीचर, जब हम उससे लास्ट टाइम मिले थे तो वो टीचर थी, अब क्या है पता नहीं। टीचर होने से पहले वो क्या थी पता नहीं है। तो जब बी फॉर्म लगाई जाती है तो इसका मतलब होता है इसके आगे क्या हुआ पता नहीं, पहले का हमें कुछ पता नहीं। अब बिकेम अनहैप्पी, जब बिकम लगाया या शी बिकेम अ टीचर, तो इसका मतलब होता है पहले नहीं था। तो जब हमने कहा शी बिकेम अनहैप्पी, मतलब पहले वो अनहैप्पी नहीं थी। शी बिकेम अ टीचर, पहले वो एक टीचर नहीं थी। आप क्या बोलना चाहोगे, आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आई वॉन्ट टू बी, क्योंकि अभी तो आप अनएम्प्लॉयड हैं। आई वॉन्ट टू बी बिकम एन ऑफिसर, तो अभी आप ऑफिसर हैं या नहीं है, नहीं है, तो आपको यहाँ पे बी नहीं बोलना, आपको बिकम बोलना है। आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, क्योंकि अभी आप नहीं है, ठीक है। तो इसको भी जरा लिख लीजिएगा, वो आपको कहीं अपने घर लिख लीजिए जहां पढ़ते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, और यहाँ पर बी फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। शी रिमेन अनहैप्पी, शी रिमेन अनहैप्पी का मतलब है वो पहले भी दुखी थी और बाद में भी रही। दुखी होने से पहले भी वो दुखी थी और आगे भी वो दुखी ही रही। तो बड़ा ध्यान से पीडीएफ को सामने रख के इन वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू इनवाइट अ टीचर, इनवाइट यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, नॉन फाइनाइट में आई है, टू इन्फिनिटिव है, वो अलग बात है, क्योंकि मेन वर्ब फाइनाइट भी हो सकती है और नॉन फाइनाइट भी। ना इनवाइट यहाँ पर एक मेन वर्ब है। ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर, टू बिकम अ टीचर, टू रिमेन अ टीचर, तो ये भी क्या है, मेन वर्ब है, जैसे इनवाइट एक मेन वर्ब। इनवाइट का मतलब क्या होता है, आमंत्रित करना, तो वह एक टीचर को आमंत्रित करना चाहता है। तो जब मैंने आपको कहा कि बी अ टीचर, बिकम अ टीचर, रिमेन अ टीचर, कई बार हमने डिस्कस किया था ना, क्लोज टेस्ट में ग्रामर आ जाती है, सेंटेंस फ्लैश में ग्रामर आ जाती है। तो वहां पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर नहीं है तो आपको शायद बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर। तो बी का मतलब वह एक शिक्षक बनना चाहता है, सर इसमें भी है उसे मुझे एक शिक्षक नहीं, मुझे एक शिक्षक, उसे नहीं है बेटा, यहाँ पे उसे हटा दीजिएगा, नहीं मुझे हटा दीजिएगा। वह एक शिक्षक ही बने रहना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू रिमेन, तो वह एक शिक्षक बनना चाहता है। एक सेकंड जरा, मैं इसकी हिंदी में हो गया है, ही वॉन्ट्स टू बिकम, उसे एक शिक्षक बनना है। थोड़ा टाइपिंग की एरर्स होती हैं, वो हिंदी में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
वह एक शिक्षक ही बने रहना चाहता है। तो पहले तो इसको क्लियर कर लें। ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर, मतलब बी का मतलब क्या होता है, एक समय की बात होती है, इससे पहले क्या है और आगे क्या है वो हमें नहीं पता। तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग जो बोल नहीं रहा है लेकिन जो हमें समझना है वो ये है, वह फ्रेंड, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं टीचर रहूंगा तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना, मुझे तुम्हारा कुलीग नहीं बनना। एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले हिंदी को छोड़ दीजिएगा। वह अभी एक शिक्षक नहीं है। आपने बोला आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप एक ऑफिसर नहीं है। ही वॉन्ट्स टू रिमेन अ टीचर, मतलब क्या है, वह अभी भी एक शिक्षक है और आगे भी उसे एक शिक्षक ही रहना है। तो थोड़े हिंदी के मीनिंग को जरा ओवरलुक कर दीजिएगा, जो ब्लैक में लिखा हुआ है आप ब्लू वाले पे आइए। ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर, वो टीचर रहना चाहता है भाई, कुछ और नहीं बनना। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर, वो एक टीचर नहीं है। ही वॉन्ट्स टू रिमेन अ टीचर, अभी पहले भी एक टीचर था और आगे भी एक, अभी भी एक टीचर है और आगे भी एक टीचर ही रहना चाहता है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा जरूर, लेकिन कंफ्यूजन वाले पार्ट को ही हमें पढ़ना है, हमें नाइदर नॉर नहीं पढ़ना, जो कि हम अपने, वो तो हर बच्चा जानता है, वो हम अपने जब एडवांस कोर्स में जाते हैं तो उसको पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ही हैज बिकम कॉन्फिडेंट, ही हैज बिकम अ टीचर, ही विल रिमेन कॉन्फिडेंट, ही विल रिमेन अ टीचर। इनके अप्लाइड मीनिंग्स क्या है देखते हैं। ही हैज बिकम कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है, पहले वह कॉन्फिडेंट नहीं था। बिकम का मतलब क्या है, पहले नहीं था। ही हैज बिकम अ टीचर, पहले वह एक टीचर नहीं था। ही विल रिमेन कॉन्फिडेंट, वो आज भी कॉन्फिडेंट है, इससे पहले भी कॉन्फिडेंट था और इसके आगे भी कॉन्फिडेंट रहेगा। वह पहले भी कॉन्फिडेंट था, अभी भी कॉन्फिडेंट है और भविष्य में भी कॉन्फिडेंट रहेगा। ही विल रिमेन अ टीचर, वह पहले भी एक शिक्षक था, अभी भी क्या है, एक शिक्षक है और भविष्य में भी एक शिक्षक ही रहेगा। थोड़ा सा अपना पॉज कर लीजिए और इसको ढंग से समझिए। बी बिकम रिमेन में अंतर क्या है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ठीक है, पहले क्या था पता नहीं, आगे क्या रहूंगा पता नहीं। आई हैव बिकम अ टीचर, पहले मैं टीचर नहीं था। आई विल रिमेन अ टीचर, पहले भी एक टीचर था, अभी भी एक टीचर हूं और आगे भी एक टीचर ही रहूंगा। तो अगर आपको ये मीनिंग्स बहुत क्लियर हो रहे हैं तब आप जो है इंग्लिश के बेसिक्स को सीख रहे हैं। बेसिक्स को सीखना नहीं है कि बच्चों को बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स दे दो और कंफ्यूज कर दो। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कोट कर रहा हूं जिससे कि आपको वीडियो देखने के बाद कोई प्रॉब्लम ही ना रहे, ठीक है। तो बी बिकम रिमेन क्लियर हो गया और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गया। अभी हम उसको समराइज करेंगे। अब आते हैं डू डज डिड पर आते हैं बेटा। डू डज डिड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या आता है, V1 आता है और ये बेयर, उस V1 को हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। और अगर ये मेन वर्ब के बाद आएगा तो क्या मेन वर्ब की तरह आएंगे डू डज डिड, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये थ्योरी है। अब प्रैक्टिकल आते हैं। ही डज नॉट प्ले, V1 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 V1, ये सब क्या है, V1 है। तो यहाँ पर डू डज डिड क्या है, जहां जहां डू डज डिड लिखे हुए हैं ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो अब समरी, डू डज डिड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए गए हैं तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा और वो बेयर इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। अब इनको मेन वर्ब की तरह यूज करें तो इनके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे आई एम डूइंग सम रिसर्च। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, बी फॉर्म हो गई। और बी फॉर्म के बाद जो ING फॉर्म आती है किसकी आती है, मेन वर्ब की आती है। जब हमने बोला V के बाद V4 या V3 आता है तो ये V4 V3 किसके होते हैं, ये मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। मॉडल, विल क्या है, मॉडल के बाद क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 V2 V3 V4 मेन वर्ब का बनाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल का नहीं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब है ये, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये भी क्या है, मेन वर्ब है, और रिसर्च क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। रिसर्च एक नाउन है, ये हम जानते हैं। तो समरी करें तो जैसे कुछ और एग्जांपल्स भी है बेटा यहाँ पे। आई वॉज डूइंग, जैसे आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज कॉलिंग रवि, आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो ये क्या हो गया, एक मेन वर्ब है, और अगर मेन वर्ब की तरह आएगा तो ये ऑब्जेक्ट लेगा। अब ये डिड जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू डज डिड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगा तो क्या करेगा बेटा,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेगा। यहाँ पर क्या है, ये V2 की तरह आया है। ये क्या है, ये भी V2 ही है। आई डू ये क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। विल के बाद आई विल गो, ही विल गो, ही विल कम, ही विल प्ले, ही विल सॉन्ग, ही विल सिंग, ही विल टॉक, सब मेन वर्ब है। तो ये भी क्या है, मेन। ठीक है, तो समरी ये बी फॉर्म से थोड़ा काफी आसान है, माइंड में समराइज करिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब की तरह आएंगे ये डू डज डिड का यूज। अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाएगा तो इनके बाद V1 आएगा, और उस V1 को हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। और अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज किए जाएंगे तो इनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हैव, हैज, हैड पे। ये भी क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आएंगे तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए इसी को हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। अब मैंने लिखा शी हैज कॉल्ड रवि, शी हैज कॉल्ड रवि। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा टेंस है तो आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मैं लिखूं शी हैज बीन कॉलिंग रवि, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, सिंस 3 PM। ठीक है, अब परफेक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यही बनाएगी परफेक्ट फॉर्म। अब मैं पूछूं आपसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है बेटा, तो आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है B + V4, इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो और बी फॉर्म जो है सर हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और ये मेन वर्ब भी बन सकती है। जब हम इसे HMR वॉजवर लिख देते हैं तो क्या बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज क्या होती है, मेन वर्ब। तो ये हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गई, V3। तो इससे हमारा क्या बन गया, परफेक्ट फॉर्म। और B + V4, B + V4 इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो दोनों को आपने मिला दिया तो क्या बन गया बेटा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन गई। तो परफेक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सर हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, B + V4 आना चाहिए। बेटा पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब होता है B + V3 होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। हैव के साथ V3 और V3, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, परफेक्ट फॉर्म। लेकिन अगर ये मेन वर्ब है तो फिर इनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अ पेन एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है। अ बुक एक नाउन है, अ कार जो है एक नाउन है। तो यहाँ पर हैव है जो है ये क्या है, ये मेन वर्ब। ठीक है, हैव, हैज, हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 का यूज करते हैं और इसे क्या कहते हैं हम, परफेक्ट फॉर्म। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, अब आइए समरी पे आइए, क्योंकि ये निष्कर्ष निकालना आपको साल लग जाएगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। बी फॉर्म चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, चार में से कोई एक काम करती है। B + V4, B + V3, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। ये एडजेक्टिव का फॉर्म है और ये अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेती हैं। जैसे रवि इज अ टीचर, रवि इज अ टीचर, तो हमने वो लिख के देख लिया। जब ये मेन वर्ब होती हैं तब भी इन्हें कैसे लिखते हैं, बी, बिकम, रिमेन। और बी फॉर्म मेन वर्ब के रूप में भी चारों काम करती है, लेकिन बिकम और रिमेन केवल एडजेक्टिव और नाउन का यूज करते हैं। डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह आने पर अपने बाद V1 का यूज करते हैं और जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। हैव, हैज, हैड के बाद परफेक्ट फॉर्म अगर V3 लगी हुई है और अगर मेन वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर मतलब बिल्कुल नए स्टूडेंट या जिनकी पढ़ाई छूट गई थी वो पढ़ने आए हैं, इसको लिख लीजिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है। और जो 6-7 महीने से कोचिंग कर रहे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक उनको बेटर समझ में आ जाएगा। लेकिन टीचर ने, क्योंकि वहां पर आपके साथ में
बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पे काम नहीं किया, इसलिए एक प्रॉब्लम। तो एक हमने जो है बड़ा पार्ट जो है यहाँ पे कवर किया, लेकिन ये वीडियो थोड़ा और लेंदी होगा क्योंकि अभी हम इसमें काफी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 56 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ डिस्कस होंगे। अभी एक तो वॉइस वाले क्वेश्चंस भी आ गए इसमें, तो काफी फ्रूटफुल, काफी ज्यादा आउटपुट देने वाला सेशन होगा। कंपटीशन में एक प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा आती है कि सर ये हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब भी है और इसके बाद ये V3 आता है, और सर ये मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ हैव, हैज, हैड एज मेन वर्ब्स आफ्टर मॉडल्स एंड डू, डज, डिड। हैज, हैव, हैड का मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे हल्का सा लिख देता हूं, शी हैज कॉल्ड रवि, ठीक है। तो यहां पर जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है, एंड शी हैज अ कार। यहां पे हैज क्या है बेटा, एक मेन वर्ब है। और मेन वर्ब को जो है हम लोग डू, डज, डिड के बाद लगा सकते हैं और मॉडल्स के बाद लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी सा तो नहीं है, आप इसको रट सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। और क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं 56, तो थोड़ा सा बने रहिएगा सेशन में। और भागे छोड़ के तो आपको कई बार जब 40 ईयर्स के हो जाएंगे तब भी भाग रहे होंगे, जब 50 ईयर्स के हो जाएंगे तब भी भाग रहे होंगे। जीवन में भागना पड़ेगा फिर, क्योंकि भागना आपकी आदत है। एक भागने वाला व्यक्ति जब भी जिम्मेदारियां पड़ेंगी, जब भी जीवन में कठिनाई आएंगी, वो सोचेगा भागूं कहां से। अगर आप मेरे साथ हैं, जब कठिनाई बढ़ने लगे तो उसका डटकर मुकाबला करिए, भागिए मत, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए समझिएगा, वर्ब की V1, V2, अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म। जैसे मैंने एक वर्ब ले लिया कीप, तो कीप से क्या पता लगता है कि सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल है। कीप्स से कैसे पता लगेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। केप्ट सेकंड फॉर्म है, केप्ट सेकंड फॉर्म, ये वाली केप्ट थर्ड फॉर्म है, और ये ING फॉर्म्स लिखी हुई है, ठीक है ना। जैसा कि हमने देखा था, अधिकतर केसेज में वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आइडेंटिकल होती है, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग है। राइट नाउ, ठीक है, राइट, रोट, रिटन, ये आप जानते हैं। तो जब भी एक वर्ब की, जैसे मान लीजिए ये वर्ब है, इसको हम कहेंगे प्लूरल फॉर्म है ये, और अगर हमें इसे सिंगुलर करना है तो इसे हम कैसे कर देंगे, गोज, ये बन जाएगा सिंगुलर, ठीक है। तो मेन वर्ब के केस में अगर V1 को हमने फर्स्ट फॉर्म में लिखा है तो कैसी होती है बेटा, ये प्लूरल। अगर इसमें SES या IES ऐड कर दिया तो कैसी बन जाती है, ये बन जाती है सिंगुलर, सिंगुलर बन जाती है यहाँ पे ये। तो ये कॉन्सेप्ट है जो बड़ा आसान है, हर वर्ब के साथ है, मेन वर्ब के साथ है कि अगर ये बगैर SES या IES के लिखी गई है तो ये प्लूरल फॉर्म है। अगर हमने इसमें SES या IES ऐड कर दिया तो ये बन जाती है सिंगुलर। हर मेन वर्ब के साथ है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप जानते हैं, ही के साथ प्ले जाएगा, दे के साथ प्ले आएगा, रवि के साथ सिंग्स आएगा, और रवि एंड नेहा के साथ सिंग आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह सिंगुलर आएगी। तो हर मेन वर्ब के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया है तो वो कैसी है, प्लूरल। अगर हमने उसमें SES या IES ऐड कर दिया तो कैसी बन जाती है, सिंगुलर। लेकिन एक वर्ब को छोड़कर, हैव, हैज को, ठीक है ना। इस वर्ब में जो हैव है ये अकेली वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म में दो फॉर्म है। तो हैव को अगर हमें सिंगुलर कीप को बनाना है सिंगुलर तो हम क्या करेंगे, कीप्स। हैव को बनाना है सिंगुलर तो इसे हैव्स नहीं करेंगे, इसे हैज कर देंगे। और ये सारी क्या है, मेन वर्ब। तो ये भी क्या हो गई है, मेन वर्ब हो गई है बेटा ये। तो हैव का नंबर कैसा है, प्लूरल। हैज का नंबर कैसा है, सिंगुलर। हम अभी इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, मेन वर्ब की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और जैसे कैप्ट होती है वैसे हेड है, जैसे V3 होती है जैसे कैप्ट है वैसे हेड है, जैसे कीपिंग होती है वैसे ही हैविंग, ठीक है। तो यहां तक जो हमने सीखा वो उसके क्या समझा। अगर कोई एक ऑर्डिनरी मेन वर्ब है, नॉर्मल मेन वर्ब है, तो वो कैसी है, प्लूरल। इसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं, SES या IES ऐड करके बनाते हैं। लेकिन हैव के केस में ऐसा नहीं है। हैव का नंबर कैसा है, प्लूरल।
इसका सिंगुलर कैसे बनेगा, हैज बनेगा, हैव्स नहीं बनेगा। तो अब मेन वर्ब की तरह जब ये हैव, हैज, हैड यूज होंगे तो कैसे यूज होंगे देखते हैं। ट्रिक ये है, यह चेक करो कि कीप, कीप्स या केप्ट या कीपिंग में से किसका यूज होगा। अगर हम एक नॉर्मल सेंटेंस बोले तो केवल ये डिसाइड करो कि इनमें से किसका यूज होगा। यदि कीप्स सही है, ये सही है, यदि कीप्स सही है तो क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। मैंने लिख दिया, यदि कीप सही है तो हैव का यूज होगा, अगर कीप सही है तो क्या होगा, हैव का यूज होगा, अगर केप्ट सही है तो किसका यूज होगा, हैड का यूज सही होगा। ठीक है, अगर कीपिंग सही है तो किसका यूज होगा, हैविंग का यूज होगा। तो उस सेंटेंस में आप ये देख लो कि वहां पे कीप आएगा, कीप्स आएगा, केप्ट आएगा या कीपिंग आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कर सकते हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं वो यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और इस चीज को समझेंगे और आगे तो एग्जाम्पल्स इसके दिए ही गए हैं। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पे लिखा शी कीप्स अ पेन, शी और डज नॉट, डू नॉट, डू, डज, डिड अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे तो अपने बात क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कीप को लिया तो यहाँ पर कीप्स आ सकता है, वहां क्या लगाया जाएगा, हैज लगाया जाएगा। अब डज नॉट के बाद क्या लगाया हमने, डज नॉट के बाद लगाया कीप, तो डज नॉट के बाद क्या लगाओगे, हैव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हमने डज किया तो कीप कहाँ चला गया, कीप्स कहाँ आ गया, कीप में, तो यहाँ भी क्या आ गया, हैव आ गया। जहां पर कीप्स आएगा वहां पर हैज आएगा, जहां पर कीप आएगा वहां पर हैव आएगा, जहां पर केप्ट आएगा वहां पर हैड आएगा, जहां पर कीपिंग आएगा वहां पर हैविंग आएगा। ठीक है, नाउ अब ये पास्ट इंडेफिनिट में ले गए, शी केप्ट अ पेन, तो ये V2 है तो हम जो है हेड लगा देंगे यहाँ पे। और जैसे ही हमने डिड नॉट लगाया, डू, डज, डिड के बाद जो मेन वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, जैसे ही डिड लगा ये फर्स्ट फॉर्म में चला गया। तो जहां पर केप्ट है हमने क्या लगा दिया, हैड, डिड नॉट के बाद क्या लगा दिया, हैव, और डिड लगा दिया। डिड के बाद क्या आती है, डिड के बाद क्या आएगी, V1, डिड के बाद क्या आएगी, V1, और हैव की V1 कौन सी है, कौन सी V1 लगाते हो, जिसमें SES या IS जुड़ा हुआ नहीं है। ये हो गया। अब मॉडल के बाद आया, मॉडल के बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है वीडियो बहुत लेंथी हो गया है तो आप थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम रिमेनिंग वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, कैन लगा दिया तो कैन शी कीप, शी कैन कीप, शी कैन नॉट कीप, ये लगाया हम लोगों ने। तो यहाँ भी जहां कीप आएगा वहां क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, ये आपको नोट्स में दिखाई पड़ेगा। नाउ शी इज गोइंग टू कॉलेज, शी हैज केप्ट अ पेन। अब ये क्या है, ये V3 है, ये ING है, ये ING है, मेन वर्ब की है, ये V3 है, ये केप्ट जो है V3 है, ये क्या है, V3 है, ये क्या है, V4 है, जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जहां गोइंग आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, हैविंग आ जाएगा, क्योंकि हैज हेल्पिंग भी है और मेन भी है। अब ये क्या है, सारी मेन वर्ब है। अब ये वाला जो हैज है जो ब्लैक में दिखाई पड़ रहा है, जैसे ये वाला जो हैज है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये केप्ट क्या है, V3 है, तो ये हेड भी क्या है, V3 है, क्योंकि हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आ सकता है और मेन वर्ब की तरह आ सकता है। ठीक है, नाउ ये क्या है, हेड, हेल्पिंग वर्ब, तो ये वाला हेड भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये केप्ट क्या है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अच्छा थोड़ा सा मैं इधर आ गया हूं, ये केप्ट क्या है, V3 है, तो ये हेड भी क्या, ये वाला हेड भी क्या है, V3 है, ये क्या है, V4 है, तो ये भी क्या है, V4 है। ये केप्ट कैसा है, V3 है, तो ये हेड कैसा है, ये भी V3 है। ठीक है, तो ये तो था एक लेंथी प्रोसेस। अब हम जाते हैं आसान तरीके में। अगर रट्टा मारना है, आपको रट्टा मारना है, एक तो मैंने कीप से सिखाया आपको, दूसरा मॉडल्स, मॉडल्स के साथ और डू, डज, डिड के साथ, डू, डज और डिड के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग होगा। हैव सही होगा, हैज गलत होगा,
हैड गलत होगा और जो हैविंग है ये भी जो है इनकरेक्ट होगा। इतना पढ़ाना पड़ता है और ये किसी एक ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में है। और आगे के सेशन आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, आगे के सेशन ये कर लोगे तो बहुत ही आसान है। आप टेंस में जाओ आसान हो जाएगा, एसवी में जाइए आसान हो जाएगा, मॉडल्स में जाइए आसान हो जाएगा, सब आसान है। ये तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कर रहे हैं, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, डिफिकल्ट नहीं है। दूसरी बार पढ़िए आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ समरी। अभी क्वेश्चन है 56, तो दैट दिस सेशन इज गोइंग टू एक्सटेंड। बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है 4 काम, बी फॉर्म मेन वर्ब है 4 काम, डू डज डिड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लेगी, कलर चेंज कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होगा तो क्या V1 लेगा और V1 लेगा। और अगर हैज हैव हैड में से यूज करना है तो किसका आएगा, हैव का आएगा। मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट, हैज हैव हैड। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लेगा V3 और हैज हैव हैड में से कोई पिक करना पड़ेगा तो क्या आएगा, हैड आएगा। मॉडल्स अपने बाद क्या लेती है, V1 कम, प्ले, टॉक, वॉक, सिंग, डांस। और हैज हैव हैड में से क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझ में आ। ये समरीज है बेटा जो आपके लिए निकाली गई हैं और यहां तक पहुंचने में एक स्टूडेंट को समय लगता है, लेकिन समय लगने यहां समय लगा लोगे तो आगे क्वेश्चंस में बहुत कम समय लगेगा। यहां नहीं लगाओगे तो फिर जिंदगी में 2-3 साल आपको लगाना पड़ेगा और 2-3 साल का मतलब आप फाइनेंशियली देखें तो बहुत लॉस होगा। तो डू डज डिड के बाद मेन वर्ब कैसी आई, V1। मॉडल्स के बाद कैसी आई, V1। तो अगर हैव हैज हैड में से लगाओगे तो क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज हैव हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे आई, V3 में। अगर हैज हैव हैड में से लगाओगे तो क्या लगाओगे, हैड। तो ये भी तो V3 ही होगा। ठीक है, नाउ यूज ऑफ मेन वर्ब्स आफ्टर ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज में क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मॉडल्स मेन वर्ब निकल जाता है बार बार, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स आते हैं ऑक्सिलरी में आते हैं। तो बी फॉर्म के बाद मेन वर्ब कैसी आएगी, या तो V4 या V3 में आएगी। डू डज डिड के बाद कैसी आएगी, V1 आएगी। और अगर हैज हैव हैड में से लगाओगे तो हैव आएगा। ठीक है, ये वाले कौन से हैं, ये मेन वर्ब्स हैं, क्योंकि डू डज डिड के बाद मेन वर्ब आता है ना, तो ये वाले मेन वर्ब। और हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड। ये वाले तो मेन वर्ब है बेटा। ठीक है, मॉडल्स के बाद कम, प्ले, टॉक, वॉक, सिंग, डांस, V1। और हैव के बाद ये तो मेन वर्ब। और डू डज डिड और मॉडल्स के बाद जो V1 आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इस सेशन को थोड़ा सा मैं रखता हूं कि काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा और आप इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे। बस एक चीज थोड़ा सा और डिस्कस करनी है हमें, और वो है V3 V4 का यूज ग्रामर में कहाँ होता है। बस इसके बाद इस सेशन को खत्म कर रहा हूं। मैंने बोला था 56 क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में और प्लस उसके साथ सेमी मॉडल्स करा दूंगा। मैं आपको सेमी मॉडल्स करने की हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट सेशन में चले जाएंगे बेटा। ठीक है, तो V3 V4 ग्रामर में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज 3 जगह होता है और ग्रामर में V4 का यूज जो है केवल 3 जगह होता है। ठीक है, अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है मैं कहता हूं वो या तो परफेक्ट फॉर्म में आएगी, और अगर परफेक्ट फॉर्म में आएगी तो या तो हैज हैव हैड प्लस V3 लिखा होगा। ठीक है, ये लिखा होगा तो परफेक्ट फॉर्म बन जाएगी। अगर पैसिव वॉइस लिखा होगा तो एज, एम, आर, वॉज, वर ये सब लिखा होगा। मैं वॉज वर लिख नहीं रहा हूं, ये लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखा होगा तो फिर V3 क्या बन जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कैसी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अपने आप को जरा समराइज करिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रामर में कितनी जगह आती है, 3 जगह आती है सर। या तो परफेक्ट फॉर्म में आएगी, परफेक्ट फॉर्म में आएगी तो इससे पहले हैज हैव हैड लिखा होगा। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं परफेक्ट फॉर्म है। अगर पैसिव वॉइस में आएगी तो क्या होगा, एज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, विल बी ऐसे करके लिखा होगा, तब पता लग जाएगा। अगर वो दोनों स्ट्रक्चर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, अब V4 या तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आएगी। अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आएगी तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कैसे लिखा होता है, B प्लस V4।
तो अगर आईएनजी फॉर्म से पहले इज, एम आर, वॉज, वर, बीन या विल बी, शैल बी, वुड बी ये लिखा हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। लेकिन अगर आईएनजी फॉर्म से पहले इज, एम आर, वॉज, वर लगा हुआ नहीं है तो क्या हो गया? ये या तो हो गया जेरंड या क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दोनों क्या है? जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है बेटा? ये है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस पार्ट पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे हमारे। इसी सेशन को जो ये मैंने थोड़ा सा आपको समराइज किया, इसको हम नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे और फिर 56 क्वेश्चंस और सेमी मॉडल्स को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार नेक्स्ट सेशन में तो हम करने जा रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं यहाँ बीच में आ जाता हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रामर में कितनी जगह आती है? 3 जगह। या तो परफेक्ट फॉर्म में आएगी तो V3 से पहले हैज, हैव, हैड लिखा होगा, विल हैव, शैल हैव लिखा होगा, या पैसिव वॉइस में आएगी तो V3 से पहले इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लिखा होगा। या फिर अगर ये दोनों केस नहीं होंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? पास्ट पार्टिसिपल होगी। अब आईएनजी, ये समरी हो गई इसकी हमारी ये। अब आते हैं हम V4 फॉर्म में आते हैं। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो उससे पहले इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन ऐसे लिखा होगा। और अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो फिर आईएनजी फॉर्म क्या है? या तो जेरंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके हम 56 क्वेश्चन करने हैं। और क्योंकि 56 क्वेश्चन को डिस्कशन में समय लगने जा रहा है और वीडियो फिर बहुत लेंदी होगा, तो मैंने बार बार बोला कि हम 56 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर इतना लेंदी वीडियो बच्चे देखते नहीं है। और वैसे भी मैं बदनाम हूँ कि मैं बहुत डिफिकल्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई स्टूडेंट ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि आखिर सर ऐसा क्यों पढ़ाते हैं, इन्हें मजा क्यों आता है, ये और टीचर्स की तरह ऊपर ऊपर से क्यों नहीं पढ़ाते। मेरा मानना ये है, मैं आपके साथ स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ, मैं आपके साथ बेईमान नहीं होऊंगा। बेईमानी मैं करूँगा क्योंकि मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जिससे आपका पेट भरे। और पेट भरने का मतलब क्या है? आपका सिलेक्शन। क्योंकि सिलेक्शन होने पर अपनी जेब में अपने कमाए हुए पैसे होने पर जो आनंद आता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आप में से कई स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी इस बात को रियलाइज करेंगे, और जो अगले ईयर नेक्स्ट ईयर जो है जॉब करेंगे वो भी इस बात को रियलाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय तो मुझे करना ही है। हैप्पी लर्निंग। एंजॉय करिएगा, इन कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बिगिनिंग में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।